हेलो टू ऑल, माय नेम इज़ मोहित मालविया और ये है हमारी जीएसटी प्रोसीजरल सीरीज़ का तीसरा पार्ट। अभी तक हमने स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें है असेसमेंट एंड ऑडिट, रिटर्न्स, जॉब वर्क, ई-बे बिल, अपील्स एंड रिवीजन एंड ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़। मैं आपको एक रिकैप दे देता हूँ कि अभी तक हमने क्या डिस्कस करा है। पिछले वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इसको भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकेंगे। सबसे पहले हमने असेसमेंट्स एंड ऑडिट को डिस्कस करा था, जहाँ पे हमने बात करी थी कि वेरियस टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स क्या क्या होते हैं और उनकी कंप्लीशन की और उनको ट्रिगर करने की क्या लिमिट्स रहती हैं। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ ऑडिट डिस्कस करे थे, जहाँ पे हमने देखा था कि स्पेशल ऑडिट 66 में होता है और जर्नल ऑडिट 65 में होता है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिटर्न डिस्कस करे थे और इसके बाद हमने रिटर्न्स के रिगार्डिंग कुछ स्पेशल पॉइंट डिस्कस करे थे, जो मैंने बताया था कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और मैं कहूँ तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमने बात करा था जॉब वर्क की, जहाँ पे हमने पूरा का पूरा जॉब वर्क इस एक चार्ट के अंदर समराइज़ कर लिया था। इसके बाद हमने ई-वे बिल डिस्कस करा था। ई-वे बिल के बाद हमने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स पे फोकस करते हुए सारी पॉइंट्स को सिस्टमेटिक वे में अंडरस्टैंड करा था। फिर इसके बाद हम गए थे अपील्स एंड रिवीजन पे, जहाँ पे हमने सारी अथॉरिटीज़ की वर्किंग को प्रोसेस करा था और उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को डिस्कस करा था। इसके बाद सबसे बड़ा टॉपिक जो हमने पिछले वीडियो में डील करा वो था ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़, जहाँ पे हमने सेक्शन 122 डिस्कस करा। 122 के बाद हमने 129 डिस्कस करा और बहुत सारे वेरियस प्रोविजंस जो ऑफेंसेस एंड पेनल्टी से रिलेटेड है वो डिस्कस करे थे। हमने 130 डिस्कस करा था जो कॉन्फिस्केशन की बात करता है। वहाँ पे हमने रिडेम्पशन फ़ीस की बात करी थी। जो 129 के अंदर जो पेनल्टी है वो मिनिमम रिडेम्पशन फ़ीस रहती है और जो मैक्सिमम रिडेम्पशन फ़ीस रहती है वो मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स रहती है। इसके बाद हमने 132 के अंदर कितने टाइम तक के लिए आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है उसके बारे में डिस्कस करा था और कॉग्नाइजेबल और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस को बाइफरगेट करा था। इसके बाद हम ये न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो बात करता है एडवांस रूलिंग से। एडवांस रूलिंग अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो मैं कोई सा बिजनेस या ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ, मैं रजिस्टर्ड हूँ या डिज़ायरस ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जा सकता हूँ और मैं उनसे ये ट्रांजैक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन मांग सकता हूँ कि इस ट्रांजैक्शन को मुझे करना चाहिए और अगर मैं ये ट्रांजैक्शन करता हूँ तो मेरे ऊपर क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस आएंगे। ठीक है, जैसे इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एडवांस रूलिंग हेल्प्स द एप्लीकेंट इन प्लानिंग इट्स एक्टिविटी विच आर लायबल फॉर पेमेंट ऑफ GST. It also helps in avoiding long and expensive litigation at a later date. मतलब अगर आपको एक्सपेंसिव और ह्यूज लिटिगेशन से आपको बचना है तो आप पहले ही पता करें कि इस ट्रांजैक्शन के ऊपर कितना GST लगने वाला है कि नहीं लगने वाला, ये एग्जम्पशन के अंदर काउंट होता है कि नहीं होता, वो आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जाके पता कर सकते हैं। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जाने के लिए आपको फॉर्म GST ARA1 के अंदर प्लस 5,000 रुपीज़ की फीस देते हुए आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी और एप्लीकेशन के 90 डेज के अंदर अथॉरिटी आपको प्रोनाउंसमेंट देगी। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे कौन कौन से ऑफिसर्स हो सकते हैं। कोई सा भी ऑफिसर यहाँ पे नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर नहीं हो सकता। मतलब जॉइंट कमिश्नर से ऊपर वाले रैंक के ही ऑफिसर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के मेंबर बन सकते हैं। इसके बाद अगर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी आपको आपकी जो एप्लीकेशन है उसका अगर रिजेक्शन करती है तो उसके ये ग्राउंड्स हो सकते हैं कि वो ये मैटर सेम पेंडिंग हो किसी अथॉरिटी के पास। कौन कौन सी अथॉरिटी होती हैं वो हमने अभी अपील्स एंड रिविजन्स में पढ़ा था। इसके बाद मैटर अगर
एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने एक्सेप्ट करा है, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि उनके यहाँ पे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो। अगर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं तो वो अपीलेंट एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जा सकती हैं, और उसके बाद भी अगर उनके डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन सॉर्ट आउट नहीं होते तो ऐसा डीम्ड कर लिया जाएगा कि कोई भी एडवांस रूलिंग नहीं दिया गई है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के डिसीजन से, तो आप अपीलेंट एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, जिनको आप 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन कर सकते हैं, जो फर्दर एक्सटेंड हो सकता है 30 डेज के लिए। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास सारे सिविल कोर्ट के पावर होते हैं, और वो अपना जो ऑर्डर है वो रेक्टिफाई कर सकता है 6 मंथ्स के अंदर। जो नेचर होता है एडवांस रूलिंग का वो बाइंडिंग नेचर का होता है, लेकिन अगर मुझे एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने कुछ प्रोनाउंसमेंट दिया है तो वो सिर्फ मुझी पर एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि उसी के जैसे सिमिलर ट्रांजैक्शन पर या सिमिलर ट्रांजैक्शन करने वाले व्यक्ति पर वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी तब तक ही बाउंडिंग होती है जब तक जो सर्कमस्टांसेस के ऊपर उनने प्रोनाउंसमेंट दी थी वो चेंज ना की गई हो। लेकिन अगर आपने ये जो प्रोनाउंसमेंट ली थी वो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट से ली थी, तो ये जो प्रोनाउंसमेंट है वो वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर कर दी जाएगी। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में डिस्कशन के लिए सिर्फ इतने ही पॉइंट थे। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं, जो है रिफंड से रिलेटेड। अगर मैं रिफंड से रिलेटेड बात करना चाहूँ तो सबसे पहले मैंने ये चार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर हमने प्रोसीजर की बात करी है कि रिफंड का एक्चुअल प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले हम GST RFD 01 के अंदर एप्लीकेशन फाइल करते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है या एक्सेप्ट होती है। एप्लीकेशन के अंदर अगर कोई से करेक्शंस की ज़रूरत है तो वो हमें एक फॉर्म के थ्रू इंटीमेट करा जाता है, जो होता है GST RFD 03। अगर हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, हमें एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है, उसके बाद 2 पार्ट्स होते हैं। GST RFD 04 होता है ज़ीरो रेटेड सप्लाई के लिए, और अदर केसेस के लिए दूसरे फॉर्म्स होते हैं। यहाँ पर ज़ीरो रेटेड सप्लाई के केस में आपको प्रोविजनल बेसिस पर भी रिफंड ग्रांट करा जा सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितना ग्रांट करा जा सकता है। पूरा 100% नहीं ग्रांट करा जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि सिर्फ 90% आपको रिफंड ग्रांट करा जाएगा। उसमें से भी जो भी ITC आपने प्रोविजनली एक्सेप्ट कर ली है वो एक्सक्लूड कर दी जाती है, बाकी बचा हुआ रिफंड का आपको 90% मिलता है। अब इसमें बात ये आती है कि प्रोविजनली आपको रिफंड मिला, फिर उसके बाद ये फॉर्म्स नीचे दिए हुए हैं कि RFD 05 के अंदर आपको पेमेंट एडवाइस मिलेगी, और पहले वो ये जो अमाउंट है वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफ़र होगा। अब क्वेश्चन आता है कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड क्या होता है। कंज्यूमर वेलफेयर फंड ऐसा फंड होता है जो प्रमोशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, उनके नॉलेज बढ़ाने के लिए, उनको कंसीडरेबल प्रैक्टिसेस के बारे में एक्नॉलेज करने के लिए बनाया जाता है। अगर कोई सा अमाउंट जो रिफंड के लिए रेडी है बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वो जिसने एप्लीकेंट जिसने रिफंड के लिए फाइल करा है उसको हम नहीं दे पा रहे हैं, तो वो अमाउंट कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चला जाता है, और इसका आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है, और इसका जो ऑडिट है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, अब प्रोविजनल रिटर्न के बाद हम अगर दूसरे फॉर्म्स पे आते हैं, जैसे GST RFD 06, जहाँ पे हम बात करते हैं अगर हमारी आउटस्टैंडिंग डिमांड है उससे भी रिफंड एडजस्ट हो सकता है, तो वहाँ पे जो बात होगी वो GST RFD 06 इशू होगा। उसके बाद हमें शो कॉज नोटिस इशू हो सकता है GST RFD 07 के अंदर, जिसके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ये होता है कि हमारी पूरी की पूरी डिमांड एडजस्ट हो गई है, करनी है उन्हें, तो वो पहले शो कॉज नोटिस इशू करेंगे। लेकिन अगर हमने किसी तरीके का डिफ़ॉल्ट करा है तो वो पार्ट B में इशू होगा। उसके बाद हमें नोटिस आ सकता है GST RFD 08 के अंदर, जब जो रिफंड है वो उन लोगों ने होली एक्सेप्ट नहीं करा हो तो। ठीक है,
उसका हमें रिप्लाई देना होता है GST RFD 09 के अंदर। उसके बाद जो फाइनल रिटर्न आता है कि आपको कितना रिफंड क्लेम मिला है, वो मिलता है GST RFD 06 के अंदर। अब ये बात हो गई प्रोसीजर की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोसीजर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए कि एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है जो GST पोर्टल के अंदर होता है। अब इसके बाद मैं बात करूंगा जीरो रेटेड सप्लाई और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस किस तरह के आपको रिफंड मिलते हैं। एक्चुअली अगर आपको रिफंड चाहिए तो आपको पहला रिफंड मिल सकता है कि आपका इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर हो, जो अपन ने ऊपर बात करी, उसका फॉर्मूला अभी अपन ऊपर डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअली न्यूज़पेपर्स के केसेस में होता है, क्योंकि वो इंक्स खरीदते हैं, पेपर खरीदते हैं जो 5% और 12% के स्लैब में आती हैं, लेकिन जो उनको इनकम होती है वो मेजरली एडवर्टाइजमेंट से होती है, जिसके ऊपर 18% टैक्स लगता है। तो यही बात है कि उनको टैक्स ज़्यादा भरना पड़ता है, जबकि उनका जो स्ट्रक्चर है वो इन्वर्टेड है। तो इस स्ट्रक्चर की वजह से उनका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाता, इसलिए हम उन्हें ये बेनिफिट देते हैं, और जो बचे हुई जो इनपुट है उनको बेनिफिट मिल जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर हमने एक्सपोर्ट करा, जीरो रेटेड सप्लाई करी, तो हमको रिफंड मिल सकता है। अगर हमने ई कैश लेज़र के अंदर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र के अंदर एक्सेस बैलेंस डिपॉजिट कर दिया है, तो हमको रिफंड मिल सकता है। NR के केस में और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में हमको एडवांस में टैक्स भरना पड़ता है। अगर उस एडवांस टैक्स हमने ज़्यादा भर दिया है एस्टिमेशन के तौर पे, तो हमको बचे हुए अमाउंट का रिफंड मिल सकता है। हमने प्रोविजनल असेसमेंट पढ़ा था ऊपर सेक्शन नंबर 60 के अंदर। अगर उसके अंदर फाइनलाइजेशन में अगर हमारा कम अमाउंट आता है तो हमको बाकी अमाउंट रिफंड मिल जाएगा। उसके अलावा अगर इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में हमें कन्फ्यूजन हुआ और हमने गलती से गलत हेड के अंदर पेमेंट कर दिया है, तो हमको उसका रिफंड मिल जाएगा। ये पॉइंट अब वैलिड नहीं है, क्योंकि एक फॉर्म इंट्रोड्यूस करा है GST डिपार्टमेंट ने PMT 08, जिसके अंदर आप इंटर हेड ट्रांजैक्शन आपस में एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप UN या एम्बेसी हैं, तो आपको जितने भी आपके इनपुट्स हैं उनका रिफंड मिलता है, वो यहाँ पे मिल सकता है। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कुछ आया, उसका आपको रिफंड मिल सकता है। आप टूरिस्ट हैं अंडर सेक्शन 15 ऑफ IGST, उसके हिसाब से आपको रिफंड मिल सकता है। आपने कोई सा एडवांस पेमेंट करा है लेकिन उसकी सप्लाई नहीं हुई, तो आपको रिफंड मिल सकता है। उसके बाद अगर कोई सा एक्सेस पेमेंट कर दिया है, या कोई से ऑर्डर आपके ऊपर आया है, या कोई सा जजमेंट आया है जिसके वजह से आपका रिफंड ड्यू हो रहा है, तो आपको रिफंड मिल सकता है। लेकिन ये तो केसेस पड़े कि रिफंड आपको कब मिलेगा, लेकिन रिफंड मिलने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स को टेक इनटू द अकाउंट करना पड़ेगा। जैसे पहला कॉन्सेप्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट। इसका मतलब ये होता है कि नोबडी कैन इनरिच हिमसेल्फ ऑन द अकाउंट्स ऑफ अदर। मतलब अगर आपने आपका जो टैक्स बर्डन है किसी थर्ड पर्सन को पास ऑन कर दिया है, तो हम आपको अब रिफंड नहीं देंगे। ये प्रिजम्पशन होता है GST लॉ के अंदर कि आपने जो बर्डन है वो थर्ड पार्टी अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन अगर आपको ऐसा प्रूफ करना है, मतलब आपको कॉन्ट्ररी प्रूफ करना है, तो आपको एविडेंस सबमिट करने पड़ेंगे कि आप डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट के अंदर नहीं आते। लेकिन यहाँ पे कुछ केसेस हैं जिसके ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं लगता, मतलब उस अनजस्ट इनरिचमेंट के एक्सेप्शंस। ये होता है कि जब आपने एक्सेस, आपकी जो सप्लाई हुई है वो सप्लाई हो ही नहीं पाई, लेकिन आपने एडवांस पेमेंट कर दिया था, जो अभी अपन ने 12th पॉइंट में देखा, उस केस में आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने बर्डन शिफ्ट ही नहीं करा है,
तो आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके आपके पास है ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इन्वर्टेड स्ट्रक्चर में आपको ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्सपोर्ट के केस में आपको ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपन ने अभी 8 पॉइंट में वापस कंज्यूमर वेलफेयर फंड अपने को डिस्कस करना है। वहाँ पे ये पॉइंट है कि अभी अपन ने डिस्कस करा कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड क्या होता है, लेकिन अभी जो मैंने एक्सेप्शन में पॉइंट्स बोले ना, उन पॉइंट्स के अंदर भी जो अमाउंट ड्यू होता है रिफंड का, वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर नहीं जाता, वो डायरेक्टली एप्लीकेंट को दे दिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि कितने टाइम लिमिट के अंदर हमें अप्लाई करना है रिफंड के लिए। द आंसर इज 2 ईयर्स। 2 साल के अंदर हमको अप्लाई करना है रिफंड के लिए। 2 साल कब से? रेलिवेंट डेट से। अब रेलिवेंट डेट क्या होती है? रेलिवेंट डेट केस बाय केस डिफर करती है। यहाँ पे एक्चुअली 8 या 10 केसेस हैं जहाँ पे रेलिवेंट डेट डिफर करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गुड्स एक्सपोर्ट करे बाय सी और एयर, तो जिस दिन वो शिपमेंट इंडिया से बाहर जाएगा, मतलब कस्टम फ्रंटियर से बाहर जाएगा, उस दिन रेलिवेंट डेट मानी जाएगी। अगर लैंड से करा है तो जब वो कस्टम फ्रंटियर पास थ्रू करेगा उस दिन माना जाएगा। अगर मैंने पोस्ट के थ्रू डिस्पैच करा है तो जिस दिन वो गुड्स डिस्पैच होंगे आउट ऑफ इंडिया वो दिन माना जाएगा। सर्विसेज के केस में दूसरी चीज़ें होती हैं। सर्विसेज के केस में अगर 2 कंडीशन होती है सर्विसेज के केस में, या तो आपको एडवांस पेमेंट मिल गया है, एडवांस पेमेंट मिल गया है तो जिस दिन आपने इनवॉइस इशू करा है वो दिन आपका डेट, एक सेकेंड, जिस दिन आपने, अगर आपको एडवांस पेमेंट मिल गया है तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस आपकी रेलिवेंट डेट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको एडवांस पेमेंट नहीं मिला है तो जिस दिन आपको पेमेंट रिसीव होगा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में, वो दिन आपका रेलिवेंट डेट मान लिया जाएगा। उसी तरीके से केस बाय केस ये चीज़ें डिफर होंगी। इसकी पूरी लिस्ट दी हुई होगी आपके मॉड्यूल में, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद डीम्ड एक्सपोर्ट की मैं बात करूँगा। तो डीम्ड एक्सपोर्ट एक्चुअली क्या होता है? डीम्ड एक्सपोर्ट सेक्शन नंबर 147 के अंदर डिफाइन करा गया है और 147 के अंदर बताया गया है कि गवर्नमेंट जो चीज़ें स्पेसिफाई करेंगी वो हम डीम्ड एक्सपोर्ट मान लेंगे। एक्चुअली ये कस्टम से रिलेटेड है, जहाँ पे एडवांस अथॉरिटी होती है, जहाँ पे मतलब आपको एक्सपोर्ट करना होता है थ्रू एडवांस अथॉरिटी, या एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स अथोराइजेशन, या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के थ्रू, या बैंक या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है जो सप्लाई करती है गोल्ड का, तो वो यहाँ पे डीम्ड एक्सपोर्ट में कवर है। इसके बाद हम बात करेंगे पेन अल्टीमेट सप्लाई। मतलब अगर आप किसी को सप्लाई कर रहे हैं और वो बंदा आगे जाके उसको एक्सपोर्ट करने वाला है तो उसको पेन अल्टीमेट सप्लाई बोलते हैं, क्योंकि वो गुड्स आगे जाके एक्सपोर्ट होने वाले हैं और उसके ऊपर आपको कंसेशनल रेट से 0.1% टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे टैक्स इनवॉइस प्रेजेंट करनी पड़ेगी और उसके ऊपर सप्लायर का नाम होना चाहिए, एक्सपोर्ट 90 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको जो ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर है सप्लायर का, उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर ये एक्सपोर्ट 90 डेज के अंदर नहीं होता तो फिर आपके ऊपर फुल रेट ऑफ टैक्स अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद बात होती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स जो जस्टिफाई करे कि ये रिफंड हमसे बिलोंग करता है वो हमारे लिए यूज़फुल हैं और वो हमें सबमिट करने पड़ेंगे। प्लस हमें अनजस्ट इनरिचमेंट प्रूफ करने के लिए जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, मतलब हमने बर्डन ट्रांसफ़र नहीं करा है, वो प्रूफ करने के लिए जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो ज़रूरी रहते हैं। लेकिन ये सब तभी ज़रूरी रहता है जब आपका रिफंड 2 लाख रुपए से कम है। लेकिन अगर आपका रिफंड 2 लाख रुपए से ज़्यादा का है, अगर आपका रिफंड 2 लाख रुपए से ज़्यादा का है तो आपको सीए या सीएमए का सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड है, मतलब जो सर्टिफिकेट वाला डॉक्यूमेंट है वो और ऐड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है कि सीए और सीएमए का सर्टिफिकेट आपको किन कंडीशंस में नहीं लेना है। जो कंडीशंस हमने अनजस्ट इनरिचमेंट के केस में डिस्कस करी थी, जो एक्सपोर्ट की बात करी थी,
रिफंड की बात करी थी, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर की बात करी थी, उन केसेस के अंदर हमें सीए और सीएमए का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद बात करते हैं हम कि अगर इंटरेस्ट देने में अथॉरिटी को डिले हो जाता है, इंटरेस्ट देने में अगर अथॉरिटी को डिले हो जाता है, रिफंड देने में अथॉरिटी को डिले हो जाता है, तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। यूजुअली अगर 60 डेज के अंदर हमें रिफंड नहीं मिलता है तो हमें 6% का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर जो मैटर था वो अपील में था या किसी अपीलेंट अथॉरिटी के पास था या कोर्ट के अंदर था, उसके बाद भी आप हमें 60 दिन के अंदर रिफंड नहीं दे रहे हैं तो 9% का इंटरेस्ट चार्ज होगा। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा जो होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ रिफंड। मिनिमम अमाउंट ऑफ रिफंड क्या होता है कि जैसे ही आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे प्राइमरी वाउच है कि रिफंड 1000 से ज़्यादा का होना चाहिए। अगर रिफंड 1000 से कम का है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इसके बाद केस आता है कंज्यूमर वेलफेयर फंड का, जो हमने पहले ही ऊपर डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे बॉन्ड्स एलयूटी के केसेस की। क्या होता है कि मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मैं पूरा आईजीएसटी का पेमेंट करूंगा और बाद में उसका रिफंड ले लूंगा, या ऑन द कॉन्ट्ररी मैं एलयूटी ले लूंगा या बॉन्ड साइन कर दूंगा, उसके वजह से मेरे को आईजीएसटी पे ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन इन्वॉल्व है कि अगर आपने बॉन्ड साइन करा है या एलयूटी साइन करी है, उसके बाद आप एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन वो एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया नहीं हो पाता, दो कंडीशन में, तो आपको 18% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर जो गुड्स हैं वो एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया नहीं हो पाते, गुड्स की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स आपको 15 डेज की ग्रेस दी जाती है। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द ट्रांजैक्शन, उसके बाद 15 डेज की ग्रेस के बाद आपको 18% टैक्स भरना पड़ता है। और इन केस ऑफ द सर्विसेज आपको 1 साल का टाइम दिया जाता है, उसके बाद 15 दिन की ग्रेस भी दी जाएगी, या उससे ज़्यादा टाइम अगर कमिश्नर ने अलाउ करा हो तो उसके बाद आपको 18% भरना पड़ता है। तो ये जो रेलिवेंट पॉइंट्स थे वो रिफंड से रिलेटेड थे। इसके बाद हम बात करेंगे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर और ज़ीरो रेटेड सप्लाई के अंदर जो रिफंड का फॉर्मूला रहता है, रिफंड का फॉर्मूला रहता है उसके अंदर हम किन चीज़ों को कंसिडर करते हैं। अब मैं रिफंड की बात कर रहा हूँ ज़ीरो रेटेड सप्लाई के केस में, तो वहाँ पे टर्नओवर ऑफ ज़ीरो रेटेड सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को लेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर से, फिर उसके बाद उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा नेट आईटी से। नेट आईटीसी अपन सिर्फ इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज की लेंगे, यहाँ पे कैपिटल गुड्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। और मेरे को एडजस्टेड टोटल टर्नओवर लेना है, तो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर के अंदर टर्नओवर इन स्टेट और बी टर्नओवर ऑफ ज़ीरो रेटेड सप्लाई काउंट होंगे, लेकिन उसके अंदर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा एग्जम्प्टेड सप्लाईज और रिफंड ऑलरेडी क्लेम। फॉर एग्जाम्पल डीम्ड एक्सपोर्ट के अंदर अगर आपने टर्नओवर पहले ही क्लेम कर लिया है तो आपको इन्वर्टेड स्ट्रक्चर के अंदर आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ये सेम कंडीशन ज़ीरो रेटेड सप्लाई के अंदर भी एप्लीकेबल होती है। रिफंड के इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में भी सेम चीज़ें आई हैं, जहाँ पे रिफंड अमाउंट इक्वल्स टू टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर आप लेते हैं गुड्स और सर्विसेज का, उसको डिवाइड करते हैं एडजस्टेड टोटल टर्नओवर से, जो हमने अभी समझा। उसके बाद नेट आईटीसी से इनटू करते हैं। नेट आईटीसी में सिर्फ इनपुट्स लेंगे, यहाँ पे सर्विसेज भी नहीं आएगा, ना ही कैपिटल गुड्स आएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ इनपुट्स आता है और ज़ीरो रेटेड सप्लाई में इनपुट्स प्लस इनपुट सर्विसेज आता है। लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर ज़्यादा आता है जो आपको माइनस करना पड़ेगा कि अभी तक आपने जितना टैक्स पे कर दिया है इन गुड्स और सर्विसेज पे। इसके बाद हम ये हमारा रिफंड का डिस्कशन कंप्लीट होता है कि रिफंड के अंदर इतनी चीज़ें हमें डिस्कस करनी थी।
इसके बाद हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट सर्च एंड सीजर की। मेजरली जो सेक्शन नंबर 129 और 130 इसका कोर होता है, जो हमने पहले ही ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में डिस्कस कर लिया है। इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं एक डिफरेंस बताना चाहूँगा कि सीजर, कॉन्फिस्केशन और डिटेंशन में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं सीजर की बात करूं तो अगर सामने वाली कंपनी या सामने वाली अथॉरिटी ने सिर्फ आपका पोजीशन लिया है, ओनली पोजीशन नॉट ओनरशिप, तो ये सीजर हुआ है। लेकिन ओनरशिप एज वेल एज पोजीशन ट्रांसफर हुआ है, मतलब ओनरशिप एज वेल एज पोजीशन ट्रांसफर हुआ है, तो ये सीजर का केस है। लेकिन सिर्फ एक्सेस डिनाई कर दिया गया है, सिर्फ एक्सेस डिनाई करा गया है, तो ये एक डिटेंशन है। तो सीजर, कॉन्फिस्केशन और डिटेंशन का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके बाद मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अगर आपको कंडक्ट करना है इंस्पेक्शन, तो आपको प्रॉपर ऑफिसर की अथॉरिटी की ज़रूरत है, जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर होना चाहिए। आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मंगा सकते हैं, जो 15 दिन के अंदर असेसी को देना पड़ेगा। इसके अलावा आप सर्च कर सकते हैं प्रेमाइस के अंदर, उसके लिए आपके पास वैलिड ग्राउंड्स होने चाहिए। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे रादर देन सिविल प्रोसीजरल कोड के। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के सारे प्रोसीजर्स अप्लाई होंगे। इसके अलावा आप चाहें तो गुड्स को भी सीज कर सकते हैं। गुड्स को आप कॉन्फिस्केट करना चाहते हैं तो आपको पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। आप चाहें तो उससे बॉन्ड भी साइन करवा सकते हैं और उसको प्रोविजनली रिलीज कर सकते हैं उन गुड्स को। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए प्रैक्टिकली फीजिएबल है कि आप उन गुड्स को सीज कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप उनको प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है आपके लिए कि आप उन गुड्स को सीज कर सकते हैं, तो आप कंस्ट्रक्टिव सीजर, मतलब उसको एक्सेस डिनाई या उस पर ट्रांजेक्शन करने का डिनायल करके आप वहां पे भी रख सकते हैं। इसको कंस्ट्रक्टिव यानी डीम्ड सीजर भी बोला जाता है। अब आप इन केसेस में डॉक्यूमेंट्स को भी सीज कर सकते हैं, जो आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन के लिए अपने पास रख सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रिजम्पशंस हैं जो इनकम टैक्स के प्रिजम्पशन से रिलेटेड है। जैसे जितने भी कंटेंट्स आपके डॉक्यूमेंट्स में पाए जाएंगे वो हम ट्रू मानेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर है वो आपके माने जाएंगे, प्लस डॉक्यूमेंट किसी भी तरीके से अटेस्टेड है या एग्जीक्यूटेड है तो हम ये मानेंगे कि वो आपने करा है। इसके अलावा हम सेक्शन नंबर 68 के अंदर सर्च कर सकते हैं कन्वेंस को, जो हमने बात करी थी, जो इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल टैक्स है वो कर सकता है, आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकता है, जो हमने पहले ही ई-वे बिल में डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा पावर टू अरेस्ट रहती है। हमने बात करी थी सेक्शन नंबर 132 के अंदर कि जो कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस रहते हैं वहां पे पावर टू अरेस्ट रहता है। उसके अलावा अगर जो मैंने सेकंड कॉलम में बताया था कि आपका जो टैक्स एविएटेड है वो 2 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में है, तो वहां पे कमिश्नर के पास भी पावर होती है कि आपके ऊपर अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है। वहां पर तो वहीं से ये कनेक्ट होता है कि जो प्रोसेस ऑफ अरेस्ट क्या होगा कि पहले तो दोनों केसेस में से एक केस में आपके ऊपर वारंट इशू होगा और उसके बाद हम देखेंगे कि कॉग्नाइजेबल है कि नॉन कॉग्नाइजेबल। फॉर एग्जांपल कॉग्नाइजेबल है तो आपको 24 घंटे के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और फिर आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स लगेंगी। नॉन कॉग्नाइजेबल के केस में आपको बेल मिल सकती है। ठीक है, और इस इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर से रिलेटेड जो सेक्शन नंबर 129 और 130 है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, डिमांड एंड रिकवरी, जो अभी जीएसटी मार्केट के अंदर सबसे हॉट टॉपिक है ड्यू टू कोरोना वायरस। अब इसमें यह हुआ है कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है कि अप्रैल 1 से ये लोग रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इनका कलेक्शन बहुत कम हुआ है। एक्चुअली इनका कलेक्शन
246 करोड़ तक का ही हुआ है, अगेंस्ट जो पिछले साल हुआ था 600 करोड़ इन मार्च। अब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी डिमांड आएगी। अब ये चीज़ें डिफर हुई हैं, लेकिन आगे जाके आपके ऊपर डिमांड एंड रिकवरी प्रोसीडिंग्स लग सकती हैं। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है डिमांड एंड रिकवरी प्रोसीडिंग्स का, तो आप यहाँ पे फंस सकते हैं। तो जर्नली प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? अगर आपकी फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है या किसी भी तरीके से आप जीएसटी मार्केट से इन्वॉल्व हैं, तो ये नॉलेज आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आने वाले नियर फ्यूचर में इस डिमांड एंड रिकवरी के केसेस बहुत बढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने अपना एक पर्सनल चार्ट बनाया है डिमांड एंड रिकवरी को, जो मैंने पूरे एक पेज में समराइज करा है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। मैं वो खोल रहा हूं। यहां पे मैंने सबसे पहले बात करी है सेक्शन नंबर 73 की और 74 की, जो कोर है। हमने इसका रेफरेंस लिया था सेक्शन नंबर 122 में। यहाँ पे बात ये होती है कि अगर नॉन पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट या किसी भी तरीके का आईटीसी अवेलमेंट या रॉन्ग रिफंड हुआ है, जो आपने विथ और विदाउट फ्रॉड और विलफुल मिसस्टेटमेंट या सपरेशन ऑफ फैक्ट के थ्रू करा है। अगर आपने विदाउट फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सपरेशन ऑफ फैक्ट करा है, तो आप सेक्शन नंबर 73 में फॉल होंगे। लेकिन आप फ्रॉड करा है आपने, तो आप 74 के अंदर फॉल होंगे। अब यहाँ पे ये चीज आती है कि डिमांड ऑर्डर आप कब तक भेज सकते हैं सेक्शन नंबर 73 में और 74 में। डिमांड ऑर्डर आप सेक्शन नंबर 73 के अंदर 3 साल तक भेज सकते हैं फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। लेकिन अगर रिफंड के केस में जब से आपने रिफंड लिया है तब से 3 साल काउंट होगा। वहीं आप 74 की बात करें तो ये जो 3 साल है वो 5 साल से रिप्लेस हो जाता है। और अब इसमें बात आती है कि आप शो कॉज नोटिस कब तक भेज सकते हैं। तो जब तक आपने डिमांड ऑर्डर भेजा है, मतलब 3 साल से पहले, मतलब 3 साल के 3 महीने प्रायर तक, मतलब 2 साल 9 महीने तक आप शो कॉज नोटिस भेज सकते हैं। और वहीं सेक्शन नंबर 74 के अंदर आप 6 महीने पहले, यानी 4 साल 6 महीने के अंदर आप शो कॉज नोटिस भेज सकते हैं। यहाँ पे जो पेनल्टी इम्प्लीकेशंस है वो दोनों सेक्शन में स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगेगी। फॉर एग्जाम्पल पहले अपन 73 की बात करते हैं। 73 के अंदर अगर आपको शो कॉज नोटिस आने से पहले ही आप पूरा अमाउंट भर देते हैं तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आप विथिन 30 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस भर देते हैं तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन आपके ऊपर ऑर्डर इशू हो गया है या उसके अलावा कोई और केस, मतलब आप 73 में ऐसा बोल सकते हैं कि ऊपर वाले 2 केस में पेनल्टी नहीं लगेगी, उसके अलावा कोई भी केस होगा तो आपको 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट तक की पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर। अब इसके बाद बात करते हैं 74 की। 74 में ये बात होती है कि अगर आप बिफोर शो कॉज नोटिस कर देते हैं तो आपको 15% लगेगी। यहाँ पे ज़्यादा सीवियर पेनल्टी है क्योंकि आप फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं। अब इसके बाद अगर आप शो कॉज नोटिस के आने के 30 डेज के अंदर भर देते हैं तो आपके ऊपर 25% की पेनल्टी लगेगी। अगर आपके ऊपर ऑर्डर इशू हो जाता है और उसके 30 दिन के अंदर आप अमाउंट सबमिट कर देते हैं विद इंटरेस्ट, तो आपके ऊपर 50% की पेनल्टी लगेगी। और इसके अलावा किसी और केस में, मतलब इसके बाद भी आप सबमिट नहीं करते हैं तो आपके ऊपर 100% ऑफ टैक्स की पेनल्टी लगेगी। इसके बाद यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आया था 73 सबसेक्शन 11 में। क्या होता है कि शो कॉज नोटिस इशू नहीं हुआ लेकिन हम 3 भी भरने में लेट हो गए, तो भी क्या ये नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट के प्रोविजंस हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे और हमें पेनल्टी भरनी पड़ेगी? बहुत सारे जीएसटी ऑफिसर इस पॉइंट से रिलेटेड नोटिस भेज रहे थे और पेनल्टी मांग रहे थे। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आया कि सेक्शन नंबर 73 और 74 तभी ट्रिगर होंगे जब शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा। अगर शो कॉज नोटिस नहीं भेजा जाता तो
73 और 74 ट्रिगर नहीं होते, क्योंकि 3B में तो हम वैसे ही लेट फीस लेते हैं, तो हम एक्स्ट्रा पेनल्टी और चार्ज नहीं करेंगे। इसके बाद कुछ जर्नल पॉइंट्स हैं जो सेक्शन नंबर 75 में हम डिस्कस करेंगे। 75 में हम बात करना चाहते हैं, पीरियड ऑफ स्टे इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम 3 years एंड 5 years। मतलब जो हमारा ये मैटर कोर्ट में चले गया था और वहाँ पे स्टे लगा दिया गया था, तो वो टाइम हम 3 years और 5 years में कंसीडर नहीं करेंगे। ये वाला जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि कोई सा भी डायरेक्शन ट्रिब्यूनल या कोर्ट का आता है तो उसके हिसाब से जो ऑर्डर होना है वो 2 साल के अंदर हो जाना चाहिए। एडजर्नमेंट मैक्सिमम तीन टाइम आपको मिलेगी, एडजर्नमेंट आपको लेना है। अगर इस सेक्शन के अंदर पेनल्टी इंपोज होती है तो और किसी और सेक्शन के अंदर पेनल्टी इंपोज नहीं होगी। अब आती है बात सेक्शन नंबर 76 की, जो बात करता है कि आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया है तो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरी एग्जम्प्टेड सप्लाई थी, लेकिन मैंने गलती से उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट कर लिया, तो कलेक्ट कर लिया है तो अब मेरे को गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। यही पॉइंट यहाँ पे आता है। इसका ऑर्डर 1 साल तक के लिए 1 साल तक इशू हो सकता है फ्रॉम द ट्रांजैक्शन। ये जो अमाउंट है वो या तो पर्सन को रिफंड कर दिया जाएगा या कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चला जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ सेक्शन नंबर 77 की, जहाँ पे अगर आपने रॉन्गली टैक्स भर दिया है डिफरेंट हेड में तो उसका आप रिफंड ले सकते हैं। लेकिन इसका मैंने आपको अभी बताया था कि PMT 08 फॉर्म आ गया है, तो अब इस सेक्शन की रेलिवेंस कम हो गई है। इसके बाद मैं बात करूंगा सेक्शन नंबर 78 की, जहाँ पे बात होती है कि मैं रिकवरी प्रोसीडिंग्स कब कर सकता हूँ। अगर ऑर्डर के 3 महीने तक मेरे को आपने सारा पेमेंट नहीं करा है तो मैं रिकवरी प्रोसीडिंग्स कर सकता हूं, और इवन बिफोर 3 महीने पहले कर सकता हूं। अगर मुझे लगता है कि आप देश छोड़ के भग जाएंगे विजय माल्या टाइप या कोई अदर रीजन से, इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू मैं ऐसा कर सकता हूं। रिकवरी किस तरीके से हो सकती है, अगर मुझे कोई सा अमाउंट आपको देना है TDS TCS या रिफंड, मैं उससे एडजस्ट कर सकता हूं। आपके कोई से गुड्स हैं उनको सेल कर सकता हूँ। गार्निशिंग प्रोसीडिंग्स, फॉर एग्जांपल मुझे किसी पर्सन से पैसे लेने हैं, कोई मेरा डेटर है, तो GST डिपार्टमेंट उसको लेटर लिखेगा कि इस बंदे के ऊपर अब प्रोसीडिंग्स चल रही है, इसको जो पैसा देना है आप अब इसको नहीं हमें देना। मैं कोई सा भी मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को रिस्ट्रेन कर सकता हूँ और बॉन्ड या इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट करवा सकता हूं, या लैंड रेवेन्यू के थ्रू कलेक्टर या मजिस्ट्रेट की भी मदद ले सकता हूं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है सेक्शन नंबर 80, जहाँ पे हमारे पास पावर होता है कि हम पेमेंट कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स में। अब एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि एक्चुअली ये जर्नली मेरे साथ हुआ है कि क्लाइंट मेरे पास आता है और बोलता है कि सर मुझे ये जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में करना है, मेरे जो सेल्फ असेस टैक्स का पेमेंट आ रहा है लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो मैं ये पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला हाँ सर, सेक्शन नंबर 80 के अंदर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने का प्रोविज़न तो है, लेकिन मैं वहाँ पर एक चीज़ भूल गया कि वहाँ सेक्शन नंबर 80 में ये लिखा हुआ है कि ओनली फॉर अमाउंट अदर देन सेल्फ असेस लाइबिलिटी। अगर आपका कोई डिमांड नोटिस आए, आपके ऊपर कोई पेनल्टी इम्प्लाई हुई है, तो आप उसका पेमेंट कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में, लेकिन आप सेल्फ असेस टैक्स जो आप असेस करते हो सेक्शन नंबर 59 के अंदर, वो पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में नहीं कर सकते। इसके बाद बात आती है कि पावर किसके पास रहता है, कमिश्नर के पास। मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट कितनी अलाउ होगी, वो होंगी आपको 24। अगर आपने किसी एक इंस्टॉलमेंट में भी डिफॉल्ट कर दिया तो फिर आपको जितना भी पूरा पेमेंट आपका आउटस्टैंडिंग है वो आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा। इसके बाद सेक्शन नंबर 81 बात करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज वॉइड। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कब वॉइड हो जाता है, जब आप किसी भी तरीके का ट्रांसफर करते हो टू डिफ्रॉड द रेवेन्यू। अगर मेरे ऊपर डिमांड एंड रिकवरी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि जब रिकवरी के टाइम पे आएगा तो GST अथॉरिटी मेरा ये प्रॉपर्टी बेचकर पैसे नहीं ले पाएगा, तो मेरी प्रॉपर्टी बच जाएगी। अगर अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि आपने ऐसा कोई सा भी ट्रांजैक्शन करा है तो
अथॉरिटी इसको वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर कर सकती है। इसके बाद बात करते हैं अपन सेक्शन नंबर 82 की, जहाँ पे ये बोला गया है कि जो फर्स्ट चार्ज होगा वो जीएसटी अथॉरिटी के पास होगा, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो है आईबीसी कोड। उसके अंदर सेक्शन नंबर 53 में लिखा गया है कि और भी दूसरी अथॉरिटीज है, वहाँ पे एक्चुअली वाटरफॉल अरेंजमेंट है कि कौन कौन सी अथॉरिटी का पहला राइट है। तो इस सेक्शन का सिर्फ एक लौता एक्सेप्शन है आईबीसी कोड। इसके अलावा 83 में प्रोविजनल अटैचमेंट के भी का प्रोविजन है, जिसके अंदर 1 साल तक का प्रोविजनल अटैचमेंट कमिश्नर कर सकता है इन सेक्शन 62, 63, 64, 67, 73 एंड 74। इसके बाद लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 84, जहाँ पे बात होती है कि अगर जो आपका पुराना नोटिस है वही वैलिड रहेगा जब तक आपका अमाउंट ड्यू चेंज नहीं हो जाता, तो आपको फ्रेश नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं होती। ये हमारा वीडियो एंड होता है, यहाँ तक ही हम यहाँ तक हमने पूरा जीएसटी का प्रोसीजरल पार्ट कवर कर लिया है।